Good morning, all of you. Today I start new chapter acid, base and salt. इसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग पिछले जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो आपका समाप्त हो गया है। आज से हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर क्या है आपका? अम्ल, क्षार एवं लवण। जिसको हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आपका चैप्टर 2 है। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 होगा। चैप्टर 2 और लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे चैप्टर और लेक्चर फर्स्ट है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड किसको कहते हैं। तो देखिए, एसिड का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड जो आपका है, ठीक है। एसिड का मतलब क्या होता है? खट्टा। जो इसका जब टेस्ट करते हैं, जब इसको खाते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद अगर खट्टा लगता है तो ऐसे पदार्थ को एसिड कहा गया है, जिसको हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो अगर अम्ल की परिभाषा की बात करेंगे, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो, उसे अम्ल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अम्ल। मतलब जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग पदार्थ खाते हैं और खट्टा भी लगता है। जैसे आप नींबू जब खाते हैं तो क्या होता है? उसका स्वाद खट्टा होता है। इमली का भी स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। इसी प्रकार से ढेर सारे हमारे आसपास में पदार्थ होते हैं जो जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। यानी इनका टेस्ट अगर की बात करते हैं, टेस्ट जो होता है, स्वाद का मतलब टेस्ट, ठीक है, वो क्या होंगे? सावर होते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको टेस्ट कहते हैं और खट्टा का सावर होता है, ठीक है। तो जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। ये बहुत ही बेसिक होता है, क्योंकि ये जो डिफिनेशन है बहुत ही बेसिक है। लेकिन क्या हम सारे पदार्थ को चख तो नहीं सकते हैं? सारे पदार्थ को लाएंगे, चखेंगे, इसके बाद बताएंगे एसिड है, ये एसिड नहीं है। तो ऐसे नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? कुछ और आधार पर हम लोग अम्ल को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे दूसरा आगे परिभाषा की बात करेंगे, तो दूसरा याद करके हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसी परिभाषा से काम चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसी परिभाषा हैं जो इसके अलावे हम डिफाइन कर सकते हैं अम्ल को। तो याद करके हम लोग लिख रहे हैं, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, उसे अम्ल कहते हैं।
क्या कह रहा है कि ऐसे कोई भी पदार्थ हो जिसका हम लोग जलीय विलयन लेते हैं, अगर जलीय विलयन में क्या उपस्थित होना चाहिए, तो H+ आयन। देखिए अगर H+ आयन अगर उपस्थित होगा तो ऐसे पदार्थ को भी अम्ल कहा जाता है। मतलब जलीय विलयन में घोलेंगे, घोलने के बाद अगर पता चलेगा कि इसमें H+ आयन उपस्थित है तो ऐसे विलयन को हम लोग अम्ल कहते हैं। उदाहरण से देखिए, सपोज दैट कि आपके पास कोई एक बीकर है जिसमें हम लोग पहले से जल लिए हैं, इसमें हम क्या लिए हैं, जल लेकर रखे हुए हैं, और इसके अंदर में हमने एक पदार्थ डाल दिए जिसके बारे में हमको पता नहीं है ये पदार्थ जो है क्या है। देखिए हमने हाइड्रोक्लोरिक लिए हैं, इस पदार्थ को इसके अंदर जैसे डालेंगे तो होगा क्या कि H+ और Cl- मिलेगा। तो देखिए तो H+ से मिल गया, इसका मतलब ये क्या पदार्थ होगा, ये पदार्थ आपका एसिड कहलाएगा। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाएंगे और जलीय विलयन के बाद H+ आयन मिलता हो, H+ आयन मिलता हो तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। और देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे H2SO4 है, इसका जलीय विलयन लेते हैं हम लोग, जलीय विलयन के लिए शॉर्ट में AQ। इसका मतलब हुआ कि H2SO4 को जल के अंदर में डाला गया है, जैसे जल के अंदर में डालेंगे तो जल के अंदर जाने के बाद H+ आयन और SO4- आयन में टूट जाएगा। तो जहां पर H+ आयन मिल रहा है तब ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो हमने दो परिभाषा देखी कि कोई भी, पहला तो स्वाद के आधार पर कि अगर ऐसे पदार्थ होंगे जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, तब ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। दूसरा क्या हमने देखा कि ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन लिया गया हो और जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित हो, मतलब कि जब ये जल के अंदर जाएगा तो टूट जाएगा H+ आयन में, जहां पर H+ आयन मिलेगा तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, तीसरा भी परिभाषा हो सकता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं यह करके। ठीक है, तीसरा बात कर रहे हैं कि एसिड को और कैसे बता सकते हैं। वैसा पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। क्या कह रहा है, कहता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो धातु से अभिक्रिया कर, धातु का मतलब हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक, ये सब क्या है, धातु। अगर इन पदार्थों से अभिक्रिया करता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए यहां लिखा हुआ क्या कि क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अगर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है तब ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो यहां पर जैसे HCl है, अगर हम इसको सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दें, इस पदार्थ को HCl पदार्थ को NaCl धातु के
सॉरी HCl धातु पदार्थ को Na के साथ अभिक्रिया करवा दे तो क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा आपका NaCl और दूसरा मिल जाएगा H2 गैस। जैसे H2 गैस बन रहा है इसका मतलब ये पदार्थ क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ये अम्ल ही होगा जो धातु से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है, ये आपका अम्ल हो गया। ये आपका लवण है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ये आपका धातु सोडियम धातु है, याद रखिएगा ये धातु है और अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस अभिक्रिया में हमने ये देखा कि ऐसा कोई भी पदार्थ होगा जो धातु से अभिक्रिया करता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। जैसे एक पदार्थ है आपका, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसको चेक करते हैं कि अम्ल है कि नहीं, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाइए। जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम नाइट्रेट दे देगा, ये आपका सोडियम नाइट्रेट मिल गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा इसका मतलब ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। नाइट्रिक अम्ल है आपका, ठीक है। और इस धातु आपका है, ये अम्ल होगा तो अब ये धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, हमने 3 तरह से अम्ल की परिभाषा की है। सबसे पहला, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा क्या हमने देखा कि ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन लेते हैं और उसके अंदर H+ आयन उपस्थित हो तब ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तीसरा हमने देखा कि ऐसे पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने 3 तरह से अम्ल को परिभाषित कर दिए। अब हम लोग चलते हैं अम्ल के प्रकार के ऊपर में। अम्ल की प्रकार की अगर बात करते हैं तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार हम लोग इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं हम, तो ये 2 प्रकार के अम्ल होंगे। एक होंगे अकार्बनिक अम्ल, दूसरा होंगे कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे, वैसा अम्ल जो मिनरल से, मतलब जिसको हम लोग खनिज कहते हैं, जो खनिज से प्राप्त होता है उसे अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। देखो कहता है अम्ल, अगर हम बात करेंगे अकार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो वैसा पदार्थ जो खनिज से प्राप्त हो। कहाँ से प्राप्त हो? खनिज से अगर प्राप्त होता है तो ऐसे अम्ल को अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कार्बनिक अम्ल। क्या होगा कार्बनिक अम्ल? क्या होगा
तो लिखेंगे वैसा अम्ल जो पौधा या जंतु से प्राप्त हो उसे कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अम्ल कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी अम्ल होगा, ठीक है, जो किससे प्राप्त हो, तो पौधा से होगा, पेड़ पौधा से मिलेगा या जंतु से, मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ से अगर अम्ल जो प्राप्त होगा ऐसे अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहेंगे। और दूसरा क्या था आपका, जो अकार्बनिक पदार्थ से जो अम्ल प्राप्त होता है ऐसे अम्ल को अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। इसका अगर जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब जो अम्ल है इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। मतलब ये सब अम्ल जो है प्राप्त कहाँ से होता है, तो आपको प्राप्त होता है खनिज से, ठीक है। ऐसे अम्ल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, खनिज से प्राप्त करते हैं। खनिज का मतलब है कि भूपट्टी जो है आपका, भूमि जो है, भूमि की आंतरिक हिस्से से ऐसे अम्ल को प्राप्त करते हैं। चलिए इधर आके देखिए, इसका अगर जैसे कि बात करते हैं तो ऐसा कोई भी अम्ल जो कहाँ से प्राप्त हो रहा, पेड़ पौधा या जंतु से, तो ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो जैसे में फॉर्मिक अम्ल, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये आपका पहला जो फॉर्मिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है, और अब दूसरा है एसिटिक एसिटिक अम्ल है। इसी प्रकार से अदर भी अम्ल होगा, जैसे टार्टरिक अम्ल, ठीक है। बहुत ढेर सारे अम्ल होते हैं जो कि कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम लोग अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल में अलग कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। मेजर क्या है, तो याद रखिए एक लाइन याद रखिएगा नोट में, अकार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जो कि अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो कैसा अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। मतलब जिनकी शक्ति जो है, स्ट्रेंथ जो है वो प्रबल होता है। किससे, तो अकार्बनिक जो होते हैं, किससे, तो कार्बनिक वाले से। अगर हम कार्बनिक और अकार्बनिक की तुलना करेंगे तो अकार्बनिक वाले प्रबल होंगे, ठीक है। याद रखिएगा अकार्बनिक अम्ल जो है कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल होते हैं। तो अगर दूसरा पॉइंट है इसमें अगर लिखें तो कार्बनिक अम्ल कैसा हो जाएगा, तो कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल का मतलब है वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक वाले एसिड होंगे वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो ये दो लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका है। ये जो दो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। अगर हम ऑब्जेक्टिव सवाल की बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।
आते हैं सवाल, इन्हीं में से कौन सी प्रबल अम्ल होंगे। सवाल एक होंगे इस प्रकार से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल है, निम्न में से प्रबल अम्ल हैं, अम्ल हैं, ठीक है। सबसे पहला दे दिया आपको HCl, दूसरा दे दिया है HCO, C नंबर दे दिया CH3 और D नंबर दे दिया है NOT नोट, ठीक है। तो पूछ रहा कि निम्न में से कौन से प्रबल अम्ल होंगे। तो देखिए, तो ये दोनों के दोनों कैसा अम्ल है, तो ऑर्गेनिक का एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड है कि नहीं। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा। इसका मतलब ये तो दुर्बल है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा अम्ल है, इनऑर्गेनिक का अम्ल है, और इनऑर्गेनिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। तो पूछा था आपका प्रबल कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा एसिड का कौन से प्रबल होंगे, कौन से वीक होंगे। एक और कैटेगरी है जिसे हम लोग प्रबल एसिड और कह सकते हैं। अगर हम कब कब प्रबल अम्ल कह सकते हैं और कब कब दुर्बल अम्ल कह सकते हैं, इसका एक और कैटेगरिया है जिसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रबल होगा और ये दुर्बल होगा। इसको लिए हम लोग कहते हैं आर्हेनियस का समीकरण। ठीक है। ये आर्हेनियस ने एक समीकरण दिए थे जिसके माध्यम से बताए थे कि कौन सी प्रबल होगा और कौन सी दुर्बल अम्ल होगा। तो आर्हेनियस के अनुसार अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस की अगर बात करेंगे, ठीक है, आर्हेनियस की बात कर रहे हैं, तो आर्हेनियस ने बताया है कि ऐसा अम्ल जो जल के अंदर 100% आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो प्रबल अम्ल के मतलब क्या हुआ, प्रबल अम्ल का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। कहता है कि जो कि 100% टूट जाता है, जल के अंदर में जाएगा और जल के अंदर में जाने के बाद ये अपने आयनों में बिखर जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएंगे, ऐसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और जितनी भी अकार्बनिक अम्ल हैं वो सब के सब प्रबल अम्ल होंगे। उदाहरण की अगर तो बात करते हैं तो सभी अकार्बनिक अम्ल जो हैं, सभी अकार्बनिक अम्ल इसी का उदाहरण होंगे। किसका उदाहरण होगा, तो प्रबल अम्ल का उदाहरण होंगे। अगर इन अम्लों को पानी में डालो, जैसे HCl है, HCl को पानी के अंदर डालो, जैसे पानी के अंदर डालेंगे ये H+ और Cl- में टूट गया। तो देखिए, तो 2 आयन में टूट गया, तो पूरी तरह से टूट गया है कि नहीं, तो पूरी तरह से आयन में बिखर गया है, ये आयन में बिखर गया है। 100% आयन में बिखरना ये प्रबल अम्ल की पहचान है। और उदाहरण देख सकते हैं,
जैसे H2SO4 लो, इसको जल के अंदर में डालो, जैसे जल के अंदर में डालेंगे ये टूट जाएगा H+ से और SO4 डबल माइनस में ये बैलेंस कर दिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसलिए बैलेंस किए हैं। देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह से आयनित हो गया है, पूरी तरह से आयनित हो गया है। तो ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका एक और होगा HNO3 ले लो, इसको अगर जल के अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है, HNO3 को जल के अंदर में जैसे डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, कैसे, H+ और NO3 माइनस में ये पूरी तरह से आयनित हो गए हैं। तो ऐसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे, जो 100% टूट जाता है, जिसके अंदर जल के अंदर डालने पर पूरी तरह से टूट जाएंगे। ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, वीक एसिड किसको कहते हैं। तो देखियो वीक एसिड किसको कहते हैं, कहता वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में में 100% आयनित नहीं होते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, जो कि 100% आयनित नहीं होते हैं। 100% आयनित का मतलब है कि जितने उनके पास हाइड्रोजन होते हैं वो पूरी तरह से बिखरते नहीं हैं, पूरी तरह से टूटते नहीं है, तब इसको कहते हैं कि 100% वो आयन में नहीं बिखरे। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए आपके पास ये फॉर्मिक अम्ल है, इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को जैसे पानी के अंदर में डालिएगा, फॉर्मिक अम्ल को जैसे पानी के अंदर में डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं। एक तो देगा H+ आयन और HCOO- में टूटेगा। तो देखिए तो ये आयन में नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इसके साथ में कुछ और हैं, जो हाइड्रोजन अभी भी इनके साथ में लगा हुआ है। तो ऐसे को ये 100% आयनित नहीं हुए हैं, ये 100% आयनित नहीं हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये आपका दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल में देखा कि जितने भी उनके साथ में हाइड्रोजन था वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो रहा था, टूट जा रहे थे, अलग हो जा रहे थे, जबकि यहाँ पर कोई अलगाव नहीं हो रहा है। अभी भी देखिए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तब ऐसे को कहते हैं कि 100% ही आयनित नहीं हुआ है। और जब 100% आयनित नहीं होंगे तब ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहेंगे। ओके, वीक एसिड समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण की अगर बात करते हैं तो आपके पास एसिटिक एसिड है। देखो ये एसिटिक एसिड है, इसको जल के अंदर में डालो, जैसे ही जल के अंदर में डालेंगे तो H+ आयन मिलेगा और यहां पर माइनस आयन। देखिए तो यहां गौर से देखिए, इसमें हाइड्रोजन अभी भी कितना है, 3 हाइड्रोजन अभी भी है। इसका मतलब है कि 100% ही क्या हुआ है, आयनित नहीं हुए हैं। अभी भी इनके पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 100% आयनित नहीं हुए हैं। तो ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अम्ल दुर्बल और प्रबल अम्ल क्या होता है। तो दोनों में अंतर क्या था, तो आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताए थे
कि प्रबल अम्ल को कैसे जांच करेंगे और दुर्बल अम्ल को कैसे जांच करेंगे। तो ये प्रबल और दुर्बल अम्ल को जांच करने का तरीका था तो इसको पानी के अंदर में डालो, अगर पूरी तरह से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तब कहेंगे प्रबल अम्ल, अगर नहीं होता है तब कहेंगे कि दुर्बल अम्ल है। इस प्रकार से हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को क्लियर कर लिए। तो आज के सेशन यहीं तक रहने देते हैं, अगले सेशन में हम लोग अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे।